हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस अमेजिंग लेक्चर सीरीज में। आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 6। तो थोड़ा सा रिकैप, जैसे कि कोई सीरियल वगैरह देखते हैं तो इस एपिसोड के पहले पिछले का रिकैप दिखाते हैं, तो वैसे ही हमारे भी पिछले एपिसोड का रिकैप। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा था। टाइप ऑफ फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन हो गए थे हमारे? पहला था अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक। दूसरा था पॉलिनोमियल फंक्शन, नॉन नेगेटिव डिग्री वाले। तीसरे रेशनल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहते थे। फोर्थ था हमारा कौन सा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा था? एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म वाला। जहां पर कुछ कंडीशन थी, कब इसे एक्सपोनेंशियल बोलेंगे? जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और नॉट इक्वल टू 1 होगी और एक्स क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद आया था लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का जन्म क्यों हुआ था? 2 की पावर x इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? ऐसी प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए, ऐसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, ऐसे x की वैल्यू निकालने के लिए लॉग ने जन्म लिया, जिससे लोगों को डर लगता था। इसकी फिर हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लॉग का एक क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व करो, क्योंकि ये सब जो आज अपन पढ़ रहे हैं अभी इस चैप्टर में, वो सब तो आपको आता ही है, क्योंकि 11th तो आपकी पहले से पढ़ी हुई है और ये सब 11th की चीजें चल रही हैं। फिर कुछ बचे हुए फंक्शन अपन आगे देखेंगे। कैसे सॉल्व करोगे? पहली चीज तो लॉग पॉजिटिव चीज के लिए डिफाइंड है, ठीक। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ दूं, बोल दो राइटिंग नहीं समझ में आई मुझे। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 4 एंड log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 2 इज। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 3, ठीक है। तो देखो, log पॉजिटिव चीज के लिए डिफाइन होता है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 3 भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से आ जाएगा x 1 से बड़ा होना चाहिए, यहां से x आ जाएगा 3 से बड़ा होना चाहिए। दोनों को यदि कंबाइन करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों का रिजल्ट आ गया x 3 से बड़ा होना चाहिए। आया क्या समझ में? अरे 1 से भी बड़ा हो और 3 से बड़ा हो, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 से बड़ा हो? ठीक, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, log ऑफ x टू द बेस a, log ऑफ y टू द बेस a। log और log दोनों साइड के हम कैंसिल करके x इक्वल टू वाई कब लिख सकते हैं? जब बेस बराबर हो, दोनों साइड a हो। यहां पे देखो, ये क्वेश्चन में एक साइड बेस 4 है, एक साइड बेस 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बेस बराबर करना पड़ेगा। अब बेस कैसे बराबर करोगे? जो हमने कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनका यूज करके। देखो, यहां मैं लिख देता हूं log 4 को लिख देता हूं 2 स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू ये हो गया log ऑफ 2 x माइनस 3, ठीक है। अब मैंने बताया था पावर में जब होता है, बेस में जब पावर होती है तो वो क्या होता है? डिवाइड में आ जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ बेस 2 x माइनस 1 इक्वल टू log 2 x माइनस 3 के बराबर, ठीक है। पहली वाली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था? कुछ पावर होती है तो सामने आ जाती है, सामने होता है तो पावर में चला जाएगा। तो ये जो 1/2 है ये पावर में जा सकता है, तो इसको हम कर सकते हैं log x माइनस 1 टू द पावर 1/2 बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2। कुछ कुछ खुशी आई, दोनों साइड log है, दोनों log का बेस बराबर है, डेट इज 2, तो हम log और log को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 1 की पावर 1/2 इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। इतना ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व करें? एक साइड अंडर रूट है, स्क्वेयरिंग कर देते हैं। स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 हो जाएगा x स्क्वेयर
-6x + 9 के बराबर। यहां से हम लिख देंगे x² -7x + 10 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या आएंगे? -2 -5, आंसर आ जाएगा x = 2 और x = 5। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। गलत। इस एक और कंडीशन लिखी हुई है, x किससे बड़ा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में से 3 से बड़ा कौन आया है? एक ही है, डेट इज 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक। बेसिक और कॉम्पिटिटिव में ये अंतर बस रहता है। बेसिक यदि हमारी मैथ होती बोर्ड्स वोर्ड्स की तो उसमें 2 और 5 सॉल्व करके आ जाता, आंसर निकल आता। कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा लॉजिक लगाया, जो कंडीशन हमें याद होती है। मैथ्स तो दोनों में की, इसमें लॉजिक भी लगा थोड़ा सा कि लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 को क्या कर दिया हमने? कैंसिल कर दिया और केवल 5 को आंसर लिया। तो आंसर कितना आया? 1 सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक। तो लॉगरिथमिक कौन से नंबर का हमारा फंक्शन था? पहला था अलजेब्रिक, फिर पॉलिनोमियल, फिर फ्रैक्शनल, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉगरिथम। 5 हो गए थे। बात करते हैं छठवें फंक्शन की। छठवां फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एस फंक्शन कहते हैं जो एक्स की वैल्यू के साथ अपना वैल्यू नहीं चेंज करता है। इसको डिनोट करते हैं कुछ एफ एक्स इक्वल टू सी से। मतलब एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू रहे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सी ही रहेगी। मतलब बहुत ही बकवास टाइप का फंक्शन। ठीक। मान लो आप कांस्टेंट फंक्शन हो जाओ, आप जहां पे 10 साल पहले थे आज भी वही हैं। आपकी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई ना, तो आपकी वैल्यू ही बेकार के हो गया। वैसे ही कांस्टेंट फंक्शन भी है बेकार का। इसलिए इंसान के लिए ग्रोथ जरूरी होती है। ठीक, ग्रोथ होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए एक तो बेसिक से क्वेश्चन की बात करें। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 = 4 एंड, ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग गलतियां बता दोगे। क्वेश्चन है मान लो y = fx इज ए कांस्टेंट फंक्शन। y = fx क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। एंड f of 1 = 4, देन f of 2050 कितना होगा? y = fx एक कांस्टेंट फंक्शन और f1 दिया है 4, तो f of 2050 कितना होगा? f of 2050 हो जाएगा कितना? 4। क्यों? कांस्टेंट फंक्शन है भाई, किसी भी x के लिए वैल्यू नहीं चेंज करेगा। एक बार ये 1 के लिए 4 हो गया तो चाहे 2050 नहीं 4100 आ जाए, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। ठीक है। फंक्शन के नाम पे धब्बा फंक्शन हो गया ये कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो इनपुट ने डालेंगे उतना ही आउटपुट आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसके लिए भी ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, y इक्वल टू एफ एक्स इज ए आइडेंटिटी फंक्शन एंड, नहीं, सो फाइंड f ऑफ 2050। ठीक है। एफ एक्स दिया है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो f ऑफ 2050 क्या होगा? तो देखो आइडेंटिटी फंक्शन में जितना भी इनपुट जाता है वही आउटपुट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसका इनपुट क्या है? 2050, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 2050। वेरी वेरी सिंपल। ये तो जोक था आप लोगों को जगाने के लिए, क्लास चालू हो गई। अब अपन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेडिंग डालना, कौन कितने हो गए? 6 7 8। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को और क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। ठीक। देखो किसी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब एक्स के दोनों साइड डंडे। इसका मतलब क्या होता है? ये चीज कम हमेशा कैसी होगी? ये चीज हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स के दोनों साइड एक बार ये मॉड लग गया, दो डंडे लग गए। ये यदि स्ट्रेट ना दिख रहे हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट डंडे हैं कुछ ऐसे। ठीक है।
तो इसके अंदर की वैल्यू अब नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव ही होगी, मतलब या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। देखो होता क्या है, यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जब भी एक्स पॉजिटिव होगा, अब एक्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। तो जो चीज पहले से पॉजिटिव है उसको तो वैसा का वैसा ही बाहर निकाल देगा, दैट इज एक्स। ठीक है, आया समझ में? जब भी एक्स नेगेटिव होगा मतलब लेस देन जीरो, तो अब नेगेटिव चीज है और मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव चीज बाहर निकालता है। तो देखो एक नेगेटिव चीज है यदि एक्स, इसके बाहर यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि एक्स लेस देन जीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा, और यदि एक्स जीरो है तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। एक बार रीड करना, देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए मॉडुलस ऑफ -3 है। ठीक है, तो अंदर वाली चीज क्या है, इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अंदर वाली चीज क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो मॉडुलस का काम क्या है, पॉजिटिव करना। तो पॉजिटिव कैसे करेगा मॉडुलस, जो अंदर की चीज थी -3 उसके बाहर एक माइनस लगा देगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यही हमने लिखा है कि जब x लेस देन जीरो होगा तो आउटपुट क्या आएगा, -x, जिससे टोटल चीज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आया क्या समझ में? चलो थोड़ा थोड़ा फील हुआ आई होगी। आगे बात करते हैं। मान लो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कुछ दिया है -3, तो x इक्वल टू कितना होगा। यदि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -3 हुआ है तो x हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि यदि एक बार मॉडुलस लग गया ना तो ये चीज हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, मतलब या तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, यदि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4 है तो x कितना होगा। यदि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4 है तो x कितना होगा। देखो ऐसे समझते हैं, यदि x की वैल्यू 4 रही होगी तो मॉडुलस ऑफ 4 आया होगा 4, या फिर यदि x की वैल्यू -4 रही होगी तो -4 का मॉडुलस भी कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x हो सकता है हमारा 4r-4, क्योंकि x की जगह पे चाहे 4 डालो, x की जगह पे चाहे -4 डालो, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर क्या लगा है, मॉडुलस लगा हुआ है। आया समझ में? अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मान लो ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। ऐसा ऐसा दोनों साइड का स्लोप बराबर है, दैट इज 45 डिग्री में है ये वाई एक्सिस के साथ। ये हो जाएगा हमारा क्या, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। ये वाली लाइन क्या बता रही है, जब y इक्वल टू एक्स है, कब है, जब x ग्रेटर देन जीरो होता है, और जब x लेस देन जीरो होता है तो y इक्वल टू -x होती है। तो ये हो गया y इक्वल टू -x का ग्राफ, और x इक्वल टू जीरो पे मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितना, जीरो। ठीक, ऐसे हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की, कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो देखो, यदि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, मतलब किसी चीज का मॉड ए के बराबर है, ए को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, ग्रेटर देन जीरो, किसी चीज का मॉड यदि ए के बराबर है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स प्लस माइनस ए हो सकता है। अच्छा ये सब रिजल्ट आए कहां से, हम वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जैसा नहीं है कुछ कलर देखा हमने ऑब्जर्वेशन लिख दिया, ना फिजिक्स जैसा है कि नेचर के लॉ को हमने समझ के लिख दिया। मैथ्स में हमने वैल्यू पुट करी,
कैसे पुट करी, जैसे यहाँ पे ली थी, कहाँ गया, एक्स की मॉड एक्स इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू क्या आया था, 4 आया था या -4 आया था, कैसे पुट कर करके देखा, एक्स की वैल्यू यदि 4 रखी तो मॉड 4 की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू जब हमने -4 रखी तब भी -4 का मोड आया 4, तो ऐसे पुट कर करके हमने देखा कि यदि मॉड एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स क्या क्या हो सकता है हमारा, प्लस ए हो सकता है या माइनस ए हो सकता है। ये कुछ कुछ ऐसा है, देखो दूसरे कलर से बता देता हूं, जैसे हम यदि बोलते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, ये कुछ ऐसा ही है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। ठीक, बात करते हैं दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी की। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। मान लो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, यदि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स या तो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर एक्स ए से -a से छोटा होगा और बराबर होगा। कैसे आई ये प्रॉपर्टी, पुट कर करके देखा। तुम कैसे देखोगे, पुट कर करके देखोगे, कैसे देखोगे, देखते हैं। मान लो मॉड एक्स इक्वल टू दिया है कुछ, दूसरे पेज में कर लेता हूं, इस पेज को क्यों गंदा करें। मान लो हमारा मॉड एक्स इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है 4। ठीक, तो देखो एक्स क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है हमारा 4, क्योंकि मॉड एक्स का मॉड 4 कितना आएगा, 4 आएगा। एक्स हो सकता है हमारा -4, क्योंकि मोड ऑफ -4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स हो सकता है हमारा फोर से ज्यादा, एक्स 4 से ज्यादा है, मान लो 5 है, तो मॉड ऑफ 5 कितना आएगा, 5 आएगा। एक्स यदि -4 से कम है तो मॉड एक्स कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -4 डेट इज 4 से कम। ठीक है, तो एक्स 4 के बराबर हो सकता है, -4 के बराबर हो सकता है, 4 से बड़ा हो सकता है, -4 से बड़ा हो सकता है। ऐसे हम देखते हैं कि यदि किसी चीज का मॉड ए से बड़ा है तो वो चीज ए से बड़ी हो सकती है या -a से छोटी हो सकती है। ठीक, और कोई चीज का मॉड यदि ए के बराबर है तो एक्स या तो +a हो सकता है या -a हो सकता है। इन दोनों चीजों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। यदि बात करें तो ये कुछ ऐसी है, जब हम एक्स स्क्वायर को बड़ा लिख देते थे ए स्क्वायर से, और यहां से जब हम एक्स की वैल्यू निकाला करते थे तो यही आती थी, एक्स या तो ए से बड़ा होगा या बराबर होगा, या एक्स -a से छोटा होगा और बराबर होगा। ठीक है, पुट करके देख लो। ये सब प्रॉपर्टीज मुझे भी याद नहीं है, मैं भी कैसे लिखता हूं, सोचता हूं, उनको पुट करता हूं, फिर लिखता हूं। कुछ और बात करते हैं। मान लो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, मतलब जो हमारा एक्स होगा वो -a से लेके a तक बीच में होगा कहीं। आपको क्या करना है, नंबर सोचने हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, फिर पुट करके देखना है। ठीक, ऐसा ही किसके लिए होता था, जब एक्स स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर से छोटा या बराबर होता था, सेम चीज आती है दोनों केस में, पुट करके देखना। अब आती है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि मान लो हमें दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर दिया है, ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा जब इफ एंड ओनली इफ एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। हर चीज जो भी जहां भी कंफ्यूजन हो एग्जाम्पल लेके देखेंगे। चलो, मान लो एक्स को मैंने ले लिया पॉजिटिव का 2, वाई को ले लिया मैंने -3, तो मॉड एक्स कितना आ गया, एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस कितना आया, मॉड एक्स यानी कि 2
और मॉड वाई यानी कि 3 यानी कि 5 आ गया। और आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस कितना आया? आरएचएस आया एक्स माइनस वाई यानी कि -1 का मॉड यानी कि 1। तो देखो एलएचएस आरएचएस के बराबर आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स पॉजिटिव ले लिया हमने, वाई नेगेटिव ले लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स और वाई दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आना चाहिए या फिर बराबर आना चाहिए 0 के, तभी ऐसा होगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आएगा? जब तो एक्स और वाई दोनों ही क्या हो? पॉजिटिव हो, या फिर एक्स और वाई दोनों कैसे हो? नेगेटिव हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इस बार देखो एक्स लिया 2, वाई लिया 3। अब एलएचएस देखो कितना आ रहा है? एलएचएस आ रहा है मॉड ऑफ 2 यानी कि 2, मॉड ऑफ 3 यानी कि 3। और आरएचएस देखो कितना आ रहा है? एक्स प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि 5 का मॉड, दैट इज 5। देखो एलएचएस और आरएचएस बराबर आया। ऐसे हम कंडीशन पता करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर कब होगा? जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे। और इनको शॉर्ट में लिख दिया एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई मॉडुलस की प्रॉपर्टीज समझ में थोड़ा बहुत? तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, मान लो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। तो मैंने खुद से पूछा x कितना होगा। आपको तो मैं क्वेश्चन देता ही नहीं, जानते हो आप। मैं तो बता दूं, फिर आप लोग सॉल्व करना। तो देखो किसी चीज का मॉड यदि 5 के बराबर होता है तो हम कहां जाएंगे? प्रॉपर्टी पे। किसी चीज का मॉड यदि a के बराबर होता है तो x कितना होता है? प्लस माइनस a के बराबर। ठीक है। तो यदि किसी चीज का मॉड 5 के बराबर है तो वो चीज किसके बराबर होगी? +5 के बराबर या फिर -5 के बराबर। तो अब यहां से हम 2x बोल सकते हैं। कितना हो गया? -3 उस साइड भेजा तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और -5 प्लस 3 कितना हो गया? -2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +4 या -1। ऐसे करके हम x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आया कुछ कुछ समझ में? देखो एक बार अच्छी से, आगे चलते हैं फिर। पक्का समझ में आ गया? जब मॉड के अंदर कोई वैल्यू हो तो वो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 4 - 4 - 4 - x, और ये मान लो मॉड लगा है, ये दूसरा मॉड लगा है, और ये मान लो तीसरा मॉड लगा है। और ये पूरी चीजें हैं 4 के बराबर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड x, और आपका समय शुरू होता है अब। 4 - 4 - 4 - x इक्वल टू 4। और 3 मॉड। हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। हम्म चलो देखो, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? प्रॉपर्टी थी जब भी मॉड x a के बराबर होता है तो x कितना होता है? +- a के बराबर। देखो सबसे पहले सबसे बाहर वाला मॉड, ये वाला जो है, इसको ब्रेक करते हैं। ये पूरा मॉड 4 के बराबर है, तो यदि मैं इस मॉड को हटाऊंगा तो अंदर आएगा 4 माइनस मॉड ऑफ 4 माइनस मॉड ऑफ 4 माइनस x। ये चीज किसके बराबर आ जाएगी? ये चीज आ जाएगी 4 या फिर -4 के बराबर। अब साइड चेंज करते हैं।
साइड चेंज करते हैं तो ये पूरी चीज चली जाएगी RHS में, और ये 4 और -4 को ले आते हैं LHS में, लेकिन लिखेंगे उल्टा। कैसे? मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, ये पूरी चीज किसके बराबर होगी? 4 - 4 डेट इज 0, या फिर 4 + 4 डेट इज 8। देखो, इस 4 को इस साइड लाए तो 4 - 4 हो गया 0, इस -4 को इस साइड लाए तो +4 हो गया, -4 का +4 और 4 हो गया 8, और इस पूरी चीज का साइड चेंज करके लिख दिए। आया क्या समझ में? ये तो बेसिक सी साइड चीज चेंज वाली चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक, ये हो गया एक मॉड सॉल्व। अब आगे देखते हैं, फिर से ये वाली टेक्निक लगाते हैं। जब भी मॉड एक्स ए के बराबर होता है तो एक्स इक्वल टू कितना होता है? +-a। तो ये वाला जब हम मॉड हटाएंगे तो इसके बाहर की चीज किस में आ जाएगी? प्लस माइनस में आ जाएगी। तो देखो, 4 माइनस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, सबसे बाहर वाला मॉड हटा दिया, तो अब 0 तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो बराबर ही होता है। 8 हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आया क्या समझ में? फिर से साइड चेंज करते हैं तो ये 4 माइनस एक्स आ जाएगा पॉजिटिव, और उस तरफ क्या हो जाएगा? 4 - 0 डेट इज 4, 4 - 8 डेट इज -4, एंड 4 + 8 डेट इज 12। ठीक है, अब देखना, मॉडुलस में कोई भी चीज होती है तो वो नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। हम सब चीजें देख चुके हैं। कहां पे देखी थी? मॉडुलस में कोई भी चीज नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। तो यहां पर जो मॉडुलस में चीज है ये नेगेटिव के बराबर आ रही है। मॉडुलस 4 - एक्स किसके बराबर आ रही है? नेगेटिव के बराबर। तो इस -4 को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बचा हमारे पास 4 - एक्स का मॉड इक्वल टू 4, 12। फिर से मॉड हटाते हैं। मॉड हटेगा तो सामने वाली चीज किस में आ जाएगी? प्लस में और माइनस में। तो एक बार इस 4 का +4 आ गया, एक बार -4 आ गया, एक बार इस 12 का +12 आ गया और -12 आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू देखो कितना आया, x उस तरफ गया, यहां हो गया 4 - 4 डेट इज 0, 4 + 4 डेट इज 8, 4 - 12 डेट इज -12, एंड 4 + 12 डेट इज 16। ऐसे करके हम मॉडुलस के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आया क्या समझ में? आ गया होगा। थोड़ा सांस ले लो, पूरा देख लो, पानी वानी पी लो, फिर आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं हम सिग्नम फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? सिग्नम फंक्शन। देखो, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है मॉड एक्स बाई एक्स के बराबर, या फिर कहा जाए एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स के बराबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन ऑफ एक्स से। ठीक, सिग्नम फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक, चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एस जी एन ऑफ एस दैट इज सिग्नम फंक्शन एक्स, इसकी वैल्यू जब x ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी? x आएगी, और x अपॉन x कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 1। दूसरी चीज देखते हैं, जब x नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0, ऐसे में मॉड x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड x की वैल्यू हो जाएगी -x, नीचे एक x है तो x कट गया, आंसर कितना आ गया? -1। मतलब जब भी x नेगेटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट आएगा -1। जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 0, ये कौन सा फॉर्म हो गया?
कोई इसको नॉट डिफाइंड फॉर्म तो नहीं पूछ रहा, सोच रहा ये नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं है, ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 11th क्लास में लिमिट में पढ़ के आए हो ना, तो x इक्वल टू 0 में 0/0 होना चाहिए था, लेकिन ये 0/0 नहीं, x इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू होती है 0। इसीलिए इस फंक्शन को अलग नाम दिया गया, अलग फंक्शन बनाया गया सिग्नम फंक्शन। वरना हमारा मॉड एक्स अपॉन एक्स से भी तो काम चल रहा था। हमने नया काम नाम क्यों दिया? क्योंकि जब भी मॉड एक्स अपॉन एक्स में एक्स की वैल्यू 0 हो जा रही थी तो वहां इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना था, लेकिन हमें वहां पर एक वैल्यू 0 दिखानी थी, इसके लिए इसने हमें नया नाम दिया। क्या नाम दिया? सिग्नम फंक्शन। ये 0 क्या हुआ है, कहां से आया? माना गया है। आया क्या समझ में? इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो x इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, डेट इज कुछ यहां पर। x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1, ओपन इंटरवल। ठीक। और x लेस देन 0 के लिए वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ओपन इंटरवल है। ठीक, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 होती है इसलिए ओपन इंटरवल लगा है। ठीक, ग्राफ समझ में आया? कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो सिग्नम फंक्शन ऑफ तुमसे पूछा गया 24 कितना होगा, तो तुम बोलोगे 1। क्यों? पॉजिटिव है x तो वैल्यू 1 आएगी। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया तो कितना बताओगे? एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी या 1 आएगी। सिग्नम फंक्शन ऑफ मान लो पूछा गया -2050, तो वैल्यू कितनी बताओगे? -1। क्यों -1? या वैल्यू x लेस देन 0 है और नेगेटिव के लिए सिग्नम फंक्शन वैल्यू कितना देता है? -1 देता है। आया क्या समझ में? मान लो तुमसे बोला गया सिग्नम ऑफ साइन एक्स। सिग्नम ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग होगा, ये डिपेंड करेगा एक्स पे। मान लो एक्स है हमारा 0 से π/2 के बीच, और इक्वलिटी नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो इस जब 0 के बराबर नहीं है तो साइन एक्स हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो यहां पर सिग्नम फंक्शन वैल्यू कितना देगा? 1 देगा। जब x 0 के बराबर होगा उस वक्त सिग्नम फंक्शन क्या देगा? वैल्यू 0 देगा। साइन एक्स नेगेटिव कहां पे होता है? मान लो 3π/4 से x2π के बीच में। इस केस में साइन एक्स नेगेटिव होता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर की चीज नेगेटिव हो गई, तो जब नेगेटिव होगी तो सिग्नम फंक्शन आंसर क्या देगा? -1 देगा। आया क्या समझ में? ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा देखो, फिर हम बात करते हैं किसकी? ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन की। चलो, नेक्स्ट है हमारा, नंबर भूल गया है कौन से नंबर का है, डाल देना। नेक्स्ट का नाम है हमारा ग्रेटेस्ट इंटेजर फंक्शन। अब ये थोड़ा सा इसका लेवल और ज्यादा है। ठीक, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं? एक्स के ऊपर ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया जाए, एफ एक्स इक्वल टू बड़ा वाला ब्रैकेट एक्स, इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ये जब फंक्शन, ये जब दो ब्रैकेट एक्स के बाहर लग जाएंगे तो जो भी बाहर वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू आएगी। और वो इंटीग्रल वैल्यू कैसी होगी? एक्स से छोटी होगी या बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये हमेशा कैसा आएगा? इंटीजर आएगा। और कैसा इंटीजर आएगा? या तो एक्स से छोटा आएगा या फिर एक्स के बराबर आएगा। थ्योरेटिकली यदि हम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक, समझते हैं एग्जाम्पल से क्या है इसकी कहानी।
मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 लिखा हुआ है, तो बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 2.4 से बराबर हो या छोटा हो कितना होगा? 2 होगा। देखो, एक 2.4 के आसपास कौन कौन सा इंटीजर है? एक 2 है, एक 3 है। अब 2.4 से 3 तो बड़ा हो गया, इंटीजर या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो इंटीजर मिल नहीं रहा था 2.4, तो छोटा वाला हो गया, दैट इज 2। ठीक है, मान लो नेगेटिव में -2.4 लिखा हुआ। अब सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके छोटा हो या बराबर हो कितना होगा? देखो, -2 यदि तुम बोलते हो तो -2 तो -2.4 से बड़ा है ना, तो -2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्यों? -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब बड़ा से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो या बराबर हो, वो कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। मान लो -4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? -4 ही हो जाएगा। इससे छोटा या बराबर, तो बराबर ही मिल गया। ठीक है, -5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब बड़ा से बड़ा इंटीजर। अब देखो, इसके आसपास दो इंटीजर आते हैं, एक आता है -6, एक आता है -5। अब डेफिनेशन क्या है? बड़ा से बड़ा इंटीजर जो छोटा हो या बराबर हो। तो यदि मैं -5 बोलूं तो -5 तो बड़ा हो गया, या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। छोटा वाला कौन सा है? -6। तो आंसर कितना हो जाएगा? -6। आया क्या समझ में? थोड़ा बहुत आया? क्वेश्चन करके देखते हैं, एक बार इसकी प्रॉपर्टी देख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो दो चार और क्वेश्चन देख लेते हैं। -76.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? सोचो थोड़ा, खुद से बताओ। देखो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये या तो -76.3 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, अब इससे छोटा इंटीजर चाहिए हमें, तो इसके आसपास इंटीजर है, एक -76, एक है -75। तो -75 तो बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा कौन सा हो जाएगा? -76। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया अरे -77 हो गया यार, इसके आसपास इंटीजर। -70.5 76.3 से जस्ट छोटा कौन सा इंटीजर है? -76 तो बड़ा हो गया ना, कम नेगेटिव है। तो जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा? -77। इससे बड़ा है -76, इससे छोटा है -77। ठीक, चलो इतनी चीजें समझ ली, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 1/100 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 ऐसा करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 100/100। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आराम से सोचो और आंसर बताओ। अच्छा, जिस क्वेश्चन के लिए मैं 13 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड, मतलब वो वाकई में छोटा और इजी है। अरे मैंने तुमको GIF का ग्राफ नहीं बताया क्या? चलो नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। 1/4 कितना होता है? ये होता है 0.25। तो इससे जस्ट छोटा या बराबर का जब इंटीजर लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। आया क्या समझ में? ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25 प्लस 0.01, डेट इज
0.26, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आया समझ में? ऐसे ही ये कितना आएगा पूरा? ये आ जाएगा 0.27, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कहां तक 0 होगा? चलो देखते हैं। ये 1/4 होता है 0.25। 0.25 में यदि मैं 0.75 जोड़ दूं तो 1 हो जाएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1। तो देखो 0.75 कब जोड़ना होगा? ऐसे डॉट 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 आगे चलते चलते कहीं पर आ रहा होगा 1/4 प्लस 0.75, यानी कि 75/100। इसके एक पहले क्या रहा होगा? इसके एक पहले रहा होगा 1/4 प्लस 74/100। इसके एक बाद में क्या होगा? 1/4 प्लस 76/100। ठीक है, अब देखो ये 1/4 कितना होगा? 0.25, और इसमें 0.74 ऐड हुआ तो ये कितना हुआ? 0.99। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया 0, मतलब इसकी वैल्यू भी आ गई 0। मतलब यहां तक पूरे के पूरे आंसर कितने आ रहे हैं? 0। अब इसकी देखना, ये हुआ 1/4 0.25 प्लस 0.75, कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1 होता है, तो ये आ गया 1। ऐसे ही ये कितना आ गया? 0.25 0.76, कितना? 1.01। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया? 1 आया। ऐसे लेके हमारा बीच में बहुत सारे आएंगे, और लास्ट वाला देखते हैं। 1/4 प्लस 1, यानी कि ये कितना हो गया? 1.25। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया? 1। तो कितनों का 0 मिल रहा है और कितने का 1 मिल रहा है, हमें टोटल ये करना है। तो देखो 0 मिल रहा है हमें 74 तक, 74 तक मिल रहा है 0। इसके बाद 75 का वाला 1, जब 76 आया तो 1, और कहां तक 1 मिल रहा है? 100 तक। तो कितने 1 हो जाएंगे? 75 से लेके 100 तक जितनी टर्म होगी, और 75 से लेके 100 तक कितनी टर्म होगी बता सकते हो क्या? 75 से 100 तक हो जाएगी टोटल 26 टर्म। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26। आया क्या समझ में? ठीक है, चलो बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की। एफ एक्स इक्वल टू मॉड वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ये देखो, जब 0.1 वैल्यू होती है आंसर कितना आता है? 0। 0.2 होती है 0, ऐसे 0.9 तक आंसर कितना आता है? 0। ठीक, जब 1.1 होती है, 1.5 होती है, 1.9 होती है, यहां तक आंसर कितना आता है? 1। फिर 2 हुई, 2.1 हुई, 2.5 हुई, 2.9 हुआ, यहां तक आंसर कितना आएगा? 2। तो ये जो फंक्शन है ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ये फंक्शन कैसा है? ये सभी इंटीग्रल पॉइंट्स में क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा? मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। 0 से 0.9 यानी कि 1 के पहले तक के लिए 0। ठीक है, मान लो यहां पे 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और 1 पे क्या होगा? 1 पे होगा ये ओपन इंटरवल। क्यों ओपन? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 1 से 2 तक के लिए ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 पे क्या रहेगा? ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी।
फिर 2 से 3 के पहले तक के लिए, मतलब ओपन इंटरवल, वैल्यू कितनी हो गई 3, वो 2। ऐसे करके हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनता है। ठीक है, आया समझ में? आगे चले, एक बार ग्राफ को अच्छे से देख लो, फिर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज आती कैसे हैं, मॉडुलस में बताया था मैंने आपको। प्रॉपर्टीज आती है रख रख के चेक करने से। तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन किसी एक्स का एन के बराबर है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, देखो रख के चेक करते हैं। एक्स की वैल्यू मान लो 0.1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आया, 0 आया। 0.5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। 0.9 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आया, 0 आया। ठीक, मतलब कि जो एक्स होगा ये कहां से कहां तक हो सकता है, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, मतलब एक्स जो होगा वो एन के बराबर हो सकता है। देखो 0 0 के बराबर है, और n+1 से छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही n+1 लगा देंगे हम, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही प्लस हुआ तो वो तो 1 हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि हमें n दिया हुआ है, तो x कहां से कहां तक रहेगा, n से लेकर के n+1 के बीच में। n पर इक्वलिटी रहेगी, n+1 में इक्वलिटी नहीं रहेगी। पहली प्रॉपर्टी आई के समझ में। बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। किसी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा उससे छोटा होगा, x से, या बराबर होगा, और हमेशा उसमें x-1 से क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे आई, एग्जाम्पल लेके देखो। एग्जाम्पल लिया हमने 4.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना हमेशा 4.6 से छोटा होगा या बराबर होगा, और हमेशा 4.6-1 से बड़ा होगा। देखो ऐसा होता है क्या, 4.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आया, 4 आया। ये देखो 4.6 से छोटा होगा या बराबर होगा, और ये 3.6 से बड़ा होगा। आया क्या समझ में? ऐसे करके हम प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, लिखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो भी प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको क्या करना है, अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा। तो देखो, जब कभी भी x हमारा इंटेजर होता है तो ये आ जाता है 0 के बराबर, और जब कभी भी x हमारा नॉन इंटेजर होता है तो ये आ जाता है -1 के बराबर। कैसे आई, एग्जाम्पल लेके देखो। मान लो मैंने x की वैल्यू कुछ ले ली 2, इंटेजर ले लेते हैं एक बार। तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 2 - 2 डेट इज 0। ठीक, इंटेजर के लिए वैल्यू आई 0। अब क्या करते हैं, एक बार नॉन इंटेजर लेते हैं, तो x इक्वल टू मान लो 2.3 लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.3, देखो कितना आ रहा है, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 2, प्लस -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आया -3, ये कितना आ गया, -1 के बराबर। ठीक, ऐसे हम एग्जाम्पल लेके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जगह की जरूरत है, प्रॉपर्टी ज्यादा है इसलिए इसको खाली कर लिया। आप अपने मन से एग्जाम्पल लेके देखते जाना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब कभी भी किसी x में इंटीजर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर उस इंटीजर को निकाल सकते हैं। जब कभी भी
एक्स में कोई इंटीजर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा या ऐड हो रहा होगा तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर उस इंटीजर को निकाल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ऐसा नहीं करना। कैसे? जब कभी भी एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, तब आप इंटीजर को बाहर मत निकाल लेना, ये गलत हो जाएगा। इंटीजर जब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तभी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक, आया समझ में? ये प्रॉपर्टीज हमें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो यूजफुल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई के बराबर होंगी या बड़ी होगी। कैसे पता चलेगा बराबर होगी या बड़ी होगी? एग्जाम्पल लेके देख लो। चलो, एक बार मैंने एक्स लिया 2.3, अरे, और वाई लिया कितना? 2.4। दोनों का एडिशन कितना आया? अब इसमें एलएचएस देखो, एलएचएस कितना आ रहा है? एलएचएस आ रहा है एक्स प्लस वाई, यानी कि 2.3 प्लस 2.4 कितना हो गया? 4.7 का मोड, डेट इज 4। और आरएचएस देखो कितना आ रहा है? आरएचएस आ रहा है 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेट इज 4। ठीक है, तो इस केस में तो बराबर आ गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो x है हमारा 2.7 और y है हमारा 2.8। अब बताना थोड़ा x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है? 2 to 4 और 5.5। 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया? 5 आ गया। और एक बार बताना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y कितना आ रहा है? 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2 और 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2, और डेफिनेटली पहला रिजल्ट दूसरे रिजल्ट से बड़ा आया है। ऐसे करके हमने इस प्रॉपर्टी को बनाया। ठीक है, आया समझ में कैसे प्रॉपर्टीज देखते हैं? अब देखो बजट बिगड़ गया, अब कहां करें बाकी की प्रॉपर्टीज? अगले पेज में लिख देते हैं। यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का n से बड़ा है या बराबर है, मतलब x n से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n से छोटा है तो x हमेशा n से छोटा होगा। देखो कहानी बदल गई। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब बड़ा या बराबर था तो x कैसा था? बड़ा या बराबर था। पहले दो और लिख देता हूं, फिर सबको साथ में देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि n से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि n से बड़ा है तो x कितना हो जाएगा? थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके मन में सोचना। एक्स एन प्लस वन, एक्स जो होगा हमारा ये n प्लस वन से बड़ा होगा या बराबर होगा। एग्जाम्पल लेके सोचो। मान लो किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n से बड़ा है। एग्जाम्पल ऐसे सोचते हैं, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 से बड़ा है, तो x 4 से बड़ा हो सकता है, दैट इज x हो सकता है 4.5। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 4 ही होगा। x 4 के बराबर भी हो सकता है, दैट इज 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कितना होगा? 4 ही होगा। ये तो हमने इसको देख लिया। अब बात करते हैं इसकी। x 4 से बड़ा है, अरे x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x
यदि 4 से बड़ा है तो किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि 4 से बड़ा है तो कम से कम बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है जो 4 से बड़ी निकलेगी? 4 से बड़ा इंटीजर जो सबसे छोटा निकलेगा वो है 5 होगा, ठीक है, या फिर 5.6 होगा। इसीलिए लिखा हुआ है ये कि x जो है वो n+1 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो माइनस वाला देखते हैं, उससे और कुछ समझ में आएगा। इस पूरे को भूल जाते हैं। अब लेफ्ट साइड वाला देख लेते हैं। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन n होगा तो x कैसा होगा? लेस देन n होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, पहले दूसरा लिख देता हूं। और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू n होगा, मतलब x कैसा होगा? लेस देन इक्वल टू n+1 होगा। देखो जस्ट अपोजिट, रिवर्स हो गई चीज। एग्जाम्पल लेके सोचो थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि 4 से छोटा है तो x मिनिमम कितना हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि 4 से छोटा हो गया तो बड़ा से बड़ा x हो जाएगा हमारा 3, मतलब हमेशा n से छोटा ही निकलेगा। x हो सकता है हमारा 3.5। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना? 3, वो भी 4 से छोटा है। x हो सकता है हमारा 3.9। क्यों? 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। डेट इज 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया 3, डेट इज किसी भी तरह 4 से तो छोटा है। ऐसे हमें रख रख के देखना है, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज को आप अच्छी समझ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और क्लैरिफाई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।